दोस्तों 28 सितंबर 2024 को शहीद आजम सोसाइटी द्वारा बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह का 118वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों के लोकगीतों और देशभक्ति के गीतों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस दुनिया को बदलाने तेरे लाल चले हैं माए, अब तेरी लाज बचाने। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। इस अवसर पर युग दृष्टा भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन पर क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की वीर प्रसूता मां विद्यावती के समाधि स्थल हुसैनी वाला तथा शाहजहांपुर स्थित शहीद वतन अशफाक उल्लाह की मजार से लाई गई पावन मिट्टी का पूजन भी किया गया। पर सबके आकर्षण का केंद्र थी भारत की स्वतंत्रता के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जाने अनजाने अनेक बलिदानियों के चित्रों की प्रदर्शनी। भगत सिंह के दादा दादी, माँ पिताजी, चाचा चाचियाँ और भाई बहनों के चित्रों के अतिरिक्त सैकड़ों दुर्लभ चित्र प्रदर्शित किए गए थे। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह के अंतिम दर्शनों वाला चित्र भी था। दिल्ली की वह पुरानी जेल जिसमें 22 अप्रैल 1929 से 14 जून 1929 तक भगत सिंह कैद रहे, उसका चित्र भी था। उस फांसी घर का चित्र भी था जहां बलिदानी अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी आदि क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। अपनी अंतिम यात्रा के समय गहरी नींद में सोए बलिदानी अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह और न जाने क्या क्या भगत सिंह द्वारा लिखे गए पत्र, और अशफाक उल्लाह की जेल डायरी के दुर्लभ पन्ने भी प्रदर्शित किए गए थे। पंजाब से बलिदानी मदन लाल ढींगड़ा, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह आदि के चित्र थे, तो महाराष्ट्र से चापेकर बंधु, एक माँ की कोख से 3 पैदा होते हैं और तीनों फांसी चढ़ जाते हैं। चापेकर, हाँ, इन 2 को फांसी हुई और तीसरे ने उसको मार दिया जिसने गवाही दी। इनके खिलाफ ये चढ़ गए। इनके घर गए हम 2 साल पहले,
बड़ा शानदार घर है, 3 मंजिला। पुणे में? हाँ, पुणे के साथ ही भाई सचिन चिन्ह। अच्छा जी। तो मतलब ये नहीं कि कोई भूखा अभाव में लगे थे, मौज थी सब चीज़ों की। ऐसा शानदार घर है। टिकेंदर जीत सिंह, ये मणिपुर से हैं, तिरुपति कुमार तमिलनाडु से। अनंत कन्हेरे, कृष्णा जी कारवे आदि के चित्र थे। सिंध के हेमू कलानी थे, गुजरात के शीरीष कुमार, तो आसाम के कुशाल कंवर, केरल के टीपी कुमारन नायर। चेन्नई में 24 मार्च को भगत सिंह फांसी के अगले दिन वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं और इनको कहा लाठी चार्ज करो, इन्होंने नहीं किया। अच्छा जी। नौकरी गई और उसके बाद कहाँ से जाके आईएनए तक पहुँच जाते हैं और फांसी चढ़ते हैं। तो ओडिशा के बाजी राउत, बंगाल की प्रीतिलता, तो आसाम की कनकलता, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, तो ओडिशा के सुरेंद्र साईं, तो झारखंड के बिरसा मुंडा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, राजस्थान के प्रताप सिंह बारहट, तो बंगाल के सूर्य सेन। सैकड़ों जाने अनजाने बलिदानियों के चित्र तो थे ही, सेल्यूलर जेल की यातनाओं के चित्र भी लगे थे। एक और जहां आज़ादी दिलाने वाले बलिदानियों को याद किया गया, वहीं आज़ादी की रक्षा करते हुए अपने जीवन को दांव पर लगाने वाले 21 परमवीर चक्र विजेताओं के शौर्य को भी प्रदर्शित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे श्री किरणजीत सिंह और विशिष्ट अतिथि शहीद वतन अशफाकुल्ला के पुत्र, उन्हीं के हम नाम श्री अशफाकुल्ला जी, तथा क्रांतिकारियों पर अनेक पुस्तकें लिखने वाले सुविख्यात साहित्यकार श्री सुधीर विद्यार्थी। इस अवसर पर शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे श्री किरणजीत सिंह ने सभागार में उपस्थित लोगों को अपना जीवन राष्ट्रहित समर्पित करने का संकल्प दिलाया। मैं महान भारतवर्ष का नागरिक शहीद आजम भगत सिंह तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य जाने अनजाने सभी बलिदानियों की पावन स्मृति को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं सदैव स्वच्छ भारत, शिक्षित भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत व समृद्ध भारत के सृजन के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। मैं जाति, भाषा व संप्रदाय के भेद मिटाकर सभी भारतीयों को सम्मान, स्नेह और आदर दूंगा। इस अवसर पर भगत सिंह विचार गोष्ठी का आयोजन भी हुआ। कि समाज हीरो को ढूंढता है, समाज में जो विसंगतियां हैं उनसे लड़ने के लिए समाज हीरो को ढूंढता, हीरो बनना नहीं चाहता, ढूंढता है। हमारा सिनेमा याद कीजिए 50s की, 60s की, 70s की, 80s की, 90s की, आज तो फिर भी चेंज आ गया थोड़ा सा। हम ऐसा हीरो फिल्मों में देखते थे जो देखने में सुंदर है, ऐसा हीरो होगा जो लंबा तगड़ा है, ऐसा हीरो होगा जो वीर है, बहादुर है, ऐसा हीरो होगा जो कईयों को एक बार पटक देता है, ऐसा हीरो होगा जो पढ़ाई में भी सबसे आगे है, ऐसा हीरो होगा जो सच के लिए सर कटा देता है, ऐसा हीरो होगा जो कंपैशनेट है, ऐसा हीरो होगा जो त्यागी, तपस्वी, बलिदानी है। ऐसा हीरो हमारी फिल्मों में होता था। इस 23 साल की उम्र में चले जाने वाले लड़के को देखिए, एक एक गुण जो आपने अपनी उन फिल्मों में हीरो के अंदर पर्दे पे ढूंढा था, वास्तविकता नहीं थी, वो पर्दा था, इनके जीवन में था। तो जिसको जैसे हीरो की तलाश है, जिसको जैसा हीरो चाहिए, वैसा हीरो इस 23 साल के लड़के में हमें मिल जाता है। नरजीत सिंह जी ने चर्चा की, सुधीर जी ने चर्चा की, वो खुद तो पढ़ते थे, उस पे बातें हुई। वो दूसरों को पढ़ने के लिए किस तरह प्रेरित करते थे, और प्रेरित ही नहीं करते थे, विवश कर देते थे। कैसे?
एक पत्र है यहां सामने एग्जीबिशन में लगा है, आप देखिएगा। 24 जुलाई 1930 को पत्र लिखते हैं जयदेव गुप्ता को, सेंट्रल जेल लाहौर से भगत सिंह पत्र लिखते हैं अपने मित्र को जयदेव गुप्ता को। जयदेव गुप्ता का भी फोटो बाहर है। 10 पुस्तकों की लिस्ट अपने लिए देते हैं कि ये 10 पुस्तकें तो मेरे लिए भेजिए, इमीडिएटली भेजिए। जेल में रोज की पुस्तकें पढ़ते थे। नरजी जी ने कहा कि इतनी तेजी से पढ़ते थे, लोगों को विश्वास नहीं होता था। 10 पुस्तकें अपने लिए, और फिर नाराज होते हुए जयदेव गुप्ता को कह रहे हैं कि बोस्टल जेल में अभी तक पुस्तकें नहीं पहुंची। मित्रों, सेंट्रल जेल में 2 थे सिर्फ उस समय तक, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बाकी जितने साथी उस मुकदमे में थे वो सारे बोस्टल जेल में थे। जब तक मुकदमे का फैसला नहीं आया, सजाएं नहीं सुनाई थी, सजाएं सुनाई गई तो फिर वो भी लाहौर सेंट्रल जेल आ गए थे। हर संडे को सेंट्रल जेल लाहौर से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को वहां ले जाया जाता था बोस्टल जेल में। तो जयदेव गुप्ता को लिख रहे हैं, वो पत्र उनका हाथ का लिखा हुआ सामने है, पढ़ के जाइएगा। कहते हैं मैं गया और बोस्टल जेल वालों के पास तो किताबों की सख्त कमी है। अगली बार अगले संडे को जब मैं जाऊं, उनके पास सफिशिएंट पुस्तकें होनी चाहिए। वो भगत सिंह जो जयदेव गुप्ता को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि बटुकेश्वर दत्त के लिए कमीज भेजना जिसकी छाती 34 इंच, कमर 29 इंच हो, ऐसे कॉलर हो, वो लिख के भेजते हैं। वहीं साथ में पुस्तकों के लिए आग्रह, और कहते हैं कोई 2-3 अच्छी सी किताबें मोहम्मद आलम के लिए भी, वो भी आजादी के सिपाही थे, जेल में बंद थे। 70 साल लंबा क्रांतिकारी संग्राम, हम भगत सिंह के समय की बात कर रहे हैं। एक भगत सिंह पैदा कर पाया, और तब भगत सिंह वहाँ व्यक्ति नहीं है, वे क्रांतिकारी नहीं हैं, बल्कि 70 साल लंबे क्रांतिकारी संग्राम के विकास के रूप में आप भगत सिंह को देखिए। वो 70 साल लंबे क्रांतिकारी संग्राम का वैचारिक प्रवक्ता, सर्वश्रेष्ठ वैचारिक प्रवक्ता है। वो शहीद आजम इसलिए नहीं उसने फांसी पाई, वो शहीद आजम है तो इसलिए है कि अपने समाज, अपने समय की राजनीति और वैश्विक परिस्थितियों के मध्य दुनिया को कोई विषय ऐसा छोड़ा नहीं जिस पर भगत सिंह ने लिखा और बोला ना हो। चाहे वो धर्म का सवाल हो, सांप्रदायिकता का सवाल हो, हमारे समाज में छुआछूत का सवाल हो, समस्या हो। भगत सिंह तो चिंतन में अपने नास्तिकता तक पहुँचे। हम भगत सिंह से संवाद करें, पूजा ना करें। संवाद करने में कई असहमतियां भी होती हैं, और सच्चा साथीपन उस संवाद से ही पैदा होता है। भाई प्रदीप देशवाल जी ने ये कहा कि मैं आप अशफाक का चेहरा एक दूसरे अशफाक में देखता हूं, लेकिन भाई प्रदीप देशवाल जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपके चेहरे में अनगिनत क्रांतिकारियों का चेहरा हम लोग देखते हैं। आपकी उस लगन के जरिए शाहजहांपुर क्रांतिकारी सरजमी पर आप 2 बार तशरीफ लाए, पधारे। उसके साथ साथ जो आपका वंदना मिशन लोगों तक जाता है, उससे जो सूचनाएं आती हैं और जो भगत सिंह जी और शहीदों के बारे में आज के नौजवानों तक उनकी वो प्रेरणा, उनकी वो विचारधारा, भारत माँ की देशभक्ति लोगों तक पहुँचती है। अशफाकुल्लाह ने लिखा कि मैं मुल्क की वो आज़ादी चाहता हूँ जिसमें एक कोट किया बहुत बड़े राजा का कि राजा महमूदाबाद के सामने एक दलित कुर्सी पे बैठ के बात कर सके, वो बराबरी की बात कर सके। वो मुल्क की आज़ादी वो चाहते थे कि जो हमारी एकता के साथ हो, एक व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति का शोषण ना हो, इस मुल्क की वो आज़ादी चाहते थे। इस
क्रांतिकारियों का वो मकसद नहीं था कि बीच में हमारे ब्रिटिशर्स चले जाएं और मुल्क की ग़ुलामी की बेड़ियां तो हम काट दें, लेकिन व्यवस्था वही रहे। हमें व्यवस्था को अगर बनाना है तो उनके विचारों को और आगे बढ़ाना होगा। मैं अक्सर अशफाकुल्लाह का ने जो अपनी माँ को एक आखिरी ख़त लिखा था उसका जिक्र ज़रूर करता हूँ कि उन्होंने अपनी माँ को चंद दिन पहले 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जेल में उनको फांसी होना थी, उससे पहले उन्होंने माँ को लिखा कि ऐ दुखिया माँ, आपके लिए बड़े दुख और तकलीफ़ की बात होगी कि आपका 27 साल का बेटा फांसी के फंदे पर जा रहा है, लेकिन आप तालीम याफ्ता हैं, आप शिक्षित माँ हैं। मैंने तो सुना है कि जब मेरी पैदाइश हुई थी तो लोग आपको मुबारकबाद देते थे, आप लोगों से ये कहा करती थी कि ये ईश्वर की, अल्लाह की अमानत है, उसने मुझे दी है और उसकी मैं अमानत था। अगर मैं उसकी अमानत था और वो अपनी अमानत ऊपर वाला जिसने आपके गोद में मुझे दिया था, वो अपनी अमानत अगर इस मुल्क के लिए मांग रहा है तो आपको अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए और खुशी खुशी हमें इस मुल्क के लिए आपको सौंप देना चाहिए जो हम अपने फांसी के फंदे पर चल जाएं। आज सरदार भगत सिंह एक प्रतीक स्वरूप हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन ये इस दिन हम सारे ही क्रांतिकारियों, सारे स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों को स्मरण कर रहे हैं। ये पखवाड़ा श्राद्ध का है और मैं मानता हूँ कि श्री प्रदीप देसवाल जी ने अपने संगठन शहीद आज़म सोसाइटी के माध्यम से सिर्फ शहीद भगत सिंह जी का नहीं, सारे क्रांतिकारियों, शहीदों, बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों का श्राद्ध आयोजित किया है और इसके लिए हम लोग उनके दिल से आभारी हैं। साथियों, सरदार भगत सिंह के जो नॉर्मल परसेप्शन दिखाया जाता है कि वो बम और पिस्तौल की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि बात बिल्कुल इससे उल्टी है। सरदार भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की सान पे तेज होती है। अंतिम समय नज़दीक आ गया। जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने अपना अंतिम पत्र मेरे पिताजी को लिखा जो तब 11 वर्ष के थे, और उसमें जो उन्होंने शेर लिखे वो 2 शेर मैं आपको सुनाता हूँ। उसे फ़िक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। यानी अंग्रेज़ों को तो ये फ़िक्र है कि कितना वो हमें कष्ट दे सकते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि किस सीमा तक वो हमें कष्ट दे सकते हैं। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही और मुकाबला करें। और बाद की जो 4 लाइनें हैं, कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूँ और सुबह के उस दीपक की तरह हूँ, जो दिन निकलेगा वो दीपक बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फ़ानी रहे न रहे। ये मानव शरीर मुट्ठी भर राख है, ये रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे।